कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि तियानवे कॉन्टिनेंट जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोगों को ही रिस्पेक्ट मिलता है और कमजोर और गार्बेज लोग सिर्फ बुली होने के लिए फेटेड होते हैं। इतना बताने के बाद से साइलन किंगडम के यूलान सिटी की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर फैंग फैमिली को दिखाते हैं जो कि यूलान सिटी के 4 बड़े फैमिली में से एक होती है। फैंग फैमिली के लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग फैमिली के सभी डिसाइपल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक डिसाइपल फैंग ली नाम के डिसाइपल से कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। तुम बोले हो कि वो गार्बेज फैंग हाओ घर में बैठा हुआ है और हम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? फैंग ली नाम का डिसाइपल सार्कास्टिक वे में कहता है क्योंकि वो फैंग फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो काफ़ी सारे पिल्स का यूज करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ तीसरे लेवल में ही पहुँच पाया है। वो तो मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं है, उसका जैसा गार्बेज मेरे सामने बिल्कुल टिक ही नहीं पाएगा। ये सुनकर वो और उसके चमचे रुक जाते हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। तभी ये देखकर इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए उन लोगों को ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए कहता है। इसके बाद फैंग हाओ को दिखाते हैं जिसके बारे में बाहर बातें चल रही होती है। फैंग हाओ का टैलेंट मीडियोकर होता है, लेकिन फिर भी उसे फैंग फैमिली का सबसे बेस्ट रिसोर्सेज और एलिक्जर मिलता है, इसलिए सभी लोग उसे आइसोलेट कर दिए होते हैं क्योंकि उसे वो सब कुछ मिलता है जो कि उन लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि उन फील्स और एलिक्जर का उस पर कोई भी असर होता ही नहीं है। वहीं पर फैंग हाओ को दिखाते हैं जो कि मेडिसिनल बाथ में होता है, लेकिन कुछ देर के बाद उस बाथ का पूरा इफेक्ट उसके बॉडी के अंदर चला जाता है जिससे कि फैंग हाओ नोटिस नहीं कर पाता है और वो मेडिसिनल बाथ भी बेकार हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद एक पर्सन फैंग हाओ से कहता है कि ये बाथ काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस हर्ब से बनाया गया था जो कि आपकी बॉडी को टफनेस को बढ़ा देता, लेकिन ये भी बेकार हो गया है। वहीं पर फैंग हाओ बाहर निकलते हुए कहता है कि अभी भी सब कुछ पहले जैसा ही है। मेरा बॉडी में एंटर करने के बाद वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया। मैं सिर्फ एक गार्बेज हूँ, इसलिए फैमिली के रिसोर्सेज अब मेरे ऊपर बर्बाद करना बंद कर दीजिए और फ्यूचर में ऐसा मेडिसिन देना भी बंद कर दीजिए। ये सुनकर वो कहते हैं ऐसा मत कहिए, आप मास्टर के इकलौते बेटे हैं। फैंग हाओ उसके बात को काटते हुए कहता है कि तुम आराम कर सकते हो, मैं मानता हूँ कि मैं गार्बेज हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हार मानने वाला हूँ। मैं अपने नाम पर कसम खाता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद अगले सीन में फैंग हाओ को दिखाते हैं जो कि बाहर जाकर अकेले में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है और खुद से कह रहा होता है क्या गार्बेज, लोग मुझे लॉकडाउन कैसे कर सकते हैं? मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं पूरा दुनिया को कॉन्क्यूर कर सकता हूँ। अगर वो लोग एक दिन में 50 सेट प्रैक्टिस करेंगे तो मैं 100 सेट प्रैक्टिस करूँगा और एक दिन में अपनी इसी मेहनत पर डिपेंड करके सबसे ताकतवर बन जाऊँगा। तभी उसे किसी की आने का हट सुनाई देती है। ये सुनकर वो जल्दी से पूछता है कि कौन है वहाँ पर, लेकिन कोई भी जवाब ना मिलने के कारण वो सोच लेता है कि शायद वो उसका वहम होगा, लेकिन तभी पीछे से आकर कोई उसे डरा देती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे पता चलता है कि उसे उसके दोस्त वानसिन डराई होती है और वो उसका वैसे एक्सप्रेशन देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है। उसे देखकर फैंग हाओ उठते हुए कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि सिर्फ 2 साल में ही तुम्हारे स्ट्रेंथ मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मैं जहाँ का तहाँ रह गया हूँ। ये सब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर बोल रहा होता है। ये देखकर वो उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि ज़्यादा दुखी मत हो, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। फैंग हाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं दुनिया का असलियत देख लिया हूँ, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और वैसे भी तुम्हें तो ट्रेनिंग करना चाहिए था ना, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वानसिन उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, आज वाइंड मून स्कूल का मास्टर दे इंग मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये सुनकर फैंग हाओ कहता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, तुम्हारे टैलेंट की बात करें तो तुम्हें तो वहाँ पर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। वानसिन अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं उससे भी जरूरी बात यह है कि वो ये मुझसे प्रॉमिस की है कि वो तुम्हें भी एक चांस इंटरव्यू करने के लिए देगी। अगर तुम उसके उस इंटरव्यू को पास कर लोगे तो हम दोनों एक साथ उस स्कूल में जा पाएंगे। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि चारों फैमिली में से सिर्फ तुम ही उसमें एंटर कर पाई हो, क्या मैं भी जा पाऊंगा? लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि तियानवे कॉन्टिनेंट में सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोगों को ही बोलने का हक होता है और वाइंड मून स्कूल ऐसा वैसा स्कूल नहीं है जहाँ पर तुम्हारे जैसा गार्बेज एंटर कर सकता है। और वो आवाज़ और किसी का नहीं बल्कि मार्शल मास्टर दे इंग का होता है, जो कि आगे बढ़ते हुए फैंग हाओ का इंसल्ट करते हुए अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मैं फैंग फैमिली का जाने माने गार्बेज का इंटरव्यू लेने वाली हूँ तब मुझे इसकी कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने घर में जाकर छुप के रहो। ये सुनकर वानसिन को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और वो उनसे कहते कि इसका ये हालत सिर्फ टेम्परेरी है। फैंग हाओ सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, प्लीज़ इसे एक चांस देकर देखिए। तभी फैंग हाओ उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहता है कि मैं उस स्कूल में अपनी ताकत के दम पर जाऊंगा। उसका जैसा लो कल्टीवेशन लेवल वाली मेरे इंटरव्यू लेने का वर्दी नहीं है और मेरा टीचर बनने की भी वर्दी नहीं है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और काफ़ी गुस्से में कहती लगता है कि जब तक तुम मार नहीं खाओगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा।
मेरा इंसल्ट करके तुम बहुत ही बड़ी गलती कर दिए हो। ये बोलकर वो अपना काफ़ी ज़्यादा किलिंग इंटेंट निकालने लगती है और वो निकालने के बाद वो उस पर हमला कर देती है, जिससे कि वो अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर देता है। और वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि फेंग हाओ उसे बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक कर ही नहीं पाता है और अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। वहीं पर वो अपने अटैक को ब्लॉक देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और तभी अचानक उसका पूरा का पूरा स्पिरिचुअल की को फेंग हाओ का बॉडी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और वो उससे खुद को अलग भी नहीं कर पा रही होती है। ये देखकर वो उससे कहती है कि अगर तुम और ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारा बॉडी फट जाएगा। फेंग हाओ गुस्से में कहता है कि मुझे कम मत समझो। वहीं पर ये देखकर दे इंग काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है, क्योंकि अगर वो इसी तरह से उसका की को ऑब्जर्व करते रहेगा तो वो मारी जा सकती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि फेंग हाओ अपना बॉडी पर से कंट्रोल खो दिया है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो उस पर हमला करके खुद को छुड़ा लेती है। ये देखकर वान छिन जल्दी से उसे देखने जाती है। वहीं पर वो सोच रही होती है कि अगर वो अपने बॉडी पर से कंट्रोल नहीं खोया होता तो शायद पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आखिर उसका बॉडी के अंदर क्या है, काफ़ी अलग लग रहा था। वहीं पर वान छिन उसे देखकर पूछती है कि क्या आपने फेंग हाओ को मार तो नहीं दिया ना। वो काफ़ी एरोगेंट होकर कहते कि वो इतने से नहीं मरेगा। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तुम मेरा डिसाइबल बनना चाहती हो तो फ्यूचर में मैं तुम्हें किसी भी तरह से उस कमीने से रिलेटेड नहीं देखना चाहती हूँ। इसके बाद फेंग हाओ के कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं, जिससे कि समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर है और उसे ऐसा फील होने लगा होता है जैसे कि उसका बॉडी फटने वाला हो और तभी उसके बॉडी में से ज़बरदस्ती कुछ बाहर निकल जाता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि 100 सालों से मैं इसी पल का इंतज़ार कर रही थी, फाइनली अब मैं बाहर आ गई हूँ, आज के की के लिए थैंक्स। फेंग हाओ उतना भयानक चीज़ देखकर डरते हुए पूछता कौन हो तुम और तुम मेरे बॉडी के अंदर क्या कर रही थी। तुम बचपन से मेरे बॉडी के स्पिरिचुअल की को चुराते आई हो, इसी कारण से मैं गार्बेज बन के रह गया हूँ, ये सब तुम्हारी ही गलती है। वो उससे पूछती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तुम्हें इस चीज़ को लेकर खुश होना चाहिए कि तुम मुझे सर्व कर पाओगे, क्योंकि मैं ही इकलौती हूँ जो कि तुम्हें चांस दे सकती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी बदलने के लिए। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या अब मेरा भी वक्त आने वाला है। लेकिन तभी वो चिल्लाने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं गार्बेज बनकर रह गया हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ता है रोज़। लेकिन तभी अचानक वो उठ जाता है और सोचता है शायद वो सपना होगा और वो अपने आप को अपने कमरे में पाता है। तभी वहाँ पर उसकी मदर उसके लिए सूप लेकर आते हुए कहती है कि फ्यूचर में ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस मत करना, इसी कारण से तुम बेहोश हो गए थे। फेंग हाओ उसे पीते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे वापस किसने भेजा था। उसकी मदर बताती है कि वाइंड मून स्कूल के मास्टर दे इंग, फ्यूचर में जब तुम उससे मिलोगे तो उसे थैंक्स जरूर कहना। ये सुनकर वो सोचता है कि जरूर वान छिन काफ़ी ज़्यादा विनती की होगी तब जाकर वो मुझे लाई होगी। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि मुझे उस तरह का पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता हूँ, थैंक्स के बारे में तो भूल ही जाइए। तभी वहाँ पर उसके फादर फेंग छिन आते हुए कहते हैं कि ज़्यादा इंपल्सिव मत बनो, वान छिन अब वाइंड मून स्कूल में मास्टर दे इंग के डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर ली गई है, जो कि पूरा यूलान सिटी में बहुत ही बड़ी बात है। और मैं फेंग फैमिली का मास्टर और तुम फ्यूचर मास्टर होने के कारण तुम एटीट्यूड में हार नहीं सकते हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना कि हमारे फेंग फैमिली के मेन अपना सर दूसरे के सामने कभी नहीं झुकाते हैं। इसके बाद वान फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे फैमिली के लोग आकर वान छिन के स्कूल में एडमिशन को लेकर ही बातें कर रहे होते हैं और वान फैमिली का काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फेंग फैमिली वाले पहुँच जाते हैं और फेंग हाओ के फादर फेंग चेन लेट होने के लिए माफ़ी मांगते हैं और उन लोगों को बधाई देते हैं। फेंग हाओ को देखकर वान छिन उसका हालचाल पूछने लगती है। ये देखकर उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तुम वाइंड मून स्कूल के स्टूडेंट बन गई हो, आखिर तुम्हारा उस कचरे के साथ कैसा रिलेशन है, मेरे पास वापस आओ और अपना आइडेंटिटी पर ध्यान दो। ऐसा बर्ताव देखकर वान छिन कहती है कि फादर फेंग हाओ ने मेरा जान बचाया है, आप उसे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अपनी बेटी को कुछ भी ना बोल पाने के कारण वो फेंग हाओ के फादर पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपने बेटे को संभालिए और मेरी बेटी को हैरास करना बंद कर दीजिए। अगर आप अपने बेटे को संभाल नहीं पा रहे हैं तो मुझे उसे सबक सिखाने पर ब्लेम मत कीजिएगा। जब उसके फादर उस पर चिल्ला रहे होते हैं तब दूसरी तरफ दे इंग और फेंग हाओ के बीच में भी एक फाइट हो रहा होता है। दे इंग फेंग हाओ पर अपना वाइन ब्लेड से उसके पैर पर हमला कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी फेंग हाओ बहुत ही मुश्किल से खड़ा रह जाता है और वो उसे घूरने लगता है जैसे उसे मौत से डर लग ही नहीं रहा हो। लेकिन तभी उसके फादर ये नोटिस कर लेते हैं, इसलिए वो उससे कहते हैं कि मास्टर दे इंग, मेरा बेटा आपको कभी भी किसी तरह से ऑफेंड किया नहीं है, लेकिन फिर भी आप बिना किसी कारण के उस पर हमला क्यों किए हैं। उसका बात पूरा करने से पहले दे इंग उस पर पहले से 2 गुना ताकत से हमला कर देती है और वो कमज़ोर होने के कारण वो गिर जाता है। डार्क में सभी क्लान्स में कंपटीशन चलते रहता है, इसलिए कोई भी दे इंग को रोक नहीं रहे होते हैं बल्कि ड्रामा का मजे ले रहे होते हैं। तभी दे इंग फेंग छिन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ओ मुझे लगा कि आपके पास कुछ स्किल होगा, लेकिन आप भी तो गार्बेज निकले, जैसा बाप वैसा ही बेटा। ये सुनकर फेंग छिन सोचते हैं कि हालांकि मैं उसका ओपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना फैमिली का नाक नहीं कटने दूंगा। ये सोचकर वो उससे कहता है अगर ऐसी बात
बात है तो ठीक है, मैं आपसे डुएल करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो तुरंत उस पर हमला करने के लिए जाने लगती है और कहती है कि अभी बुढ़े मरना है तो ठीक है, मैं तुम्हारा विश पूरा कर देती हूँ। लेकिन उसका हमला करने से पहले वानसिन उसके सामने आकर ये सब ड्रामा को बंद करवाने लगती है। वानसिन को देखकर फेंग हाओ भी काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो भी उस पर हमला करते हुए कहता है कल क्या हुआ था, क्या तुम भूल गई हो क्या। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से अपने सीट पर वापस जाकर बैठ जाती है और कल के बारे में सोचकर फेंग हाओ भी खुद को शांत कर लेता है। वहीं पर देइंग काफी ज्यादा एरोगेंट होकर कहते कि इस बार मैं उन लोगों को तुम्हारे खातिर जाने दे रही हूँ, लेकिन वानसिन हम दोनों के पास ही आइस फिजिक्स बॉडी है, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट की हूँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह से एक्ट करते रहोगे तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये देखकर जल्दी से वानसिन के फादर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और वहीं पर सभी लोग उसका आइस बॉडी के बारे में बातें करने लगते हैं और फेंग हाओ के यूजलेस होने पर और वानसिन का फ़ायदा उठाने पर क्रिटिसाइज भी करने लगते हैं। ये सब सुनकर अब फेंग हाओ से रहा नहीं जाता है और वो देइंग से कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारा अभी ओपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन आज के ह्यूमिलेशन का बदला 3 साल के बाद मैं तुमसे 2-3 गुना वापस लूँगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर हंसने लगती है और कहती है कि जिस लेवल पर मैं अभी हूँ उस लेवल पर मुझे पहुंचने में लगभग 6 साल लग गए थे और तुम जिससे कि कल्टीवेशन स्टार्ट करने में इतना टाइम लग गया है मुझे चैलेंज करना चाहते हो। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना नहीं चाहता हूँ, अगर तुम मुझ पर हमला नहीं की होती ना तो अब तक मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट पर ही मार दिया होता। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।